नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यही स्मार्ट केमिस्ट्री में। और आज जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक की हम बात कर रहे हैं। और कार्बन के बारे में हमने लास्ट क्लास में जो सीखा उससे आगे हम सीखने का प्रयास करेंगे आज। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कार्बन के अपर रूप, कार्बन अनेक रूपों में मिलता है और कार्बन के अपर रूप के रूप में सबसे अहम जो रोल रखता है वो हीरा, ग्रेफाइट। और हीरा सबसे कठोर चीज है प्रकृति की। ग्रेफाइट बिल्कुल स्नेहक के रूप में काम आने वाली चीज है। और तीसरा जो उनका अपर रूप है ये क्रिस्टलीय अपर रूप है। ठीक है, आगे की क्लास में आके आप पढ़ोगे कि हीरे कार्बन के जो अपर रूप होते हैं वो दो प्रकार के हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। और क्रिस्टलीय अपर रूपों में जो हीरे की संरचना है, ग्रेफाइट की संरचना है और ये फुलरिन की जो संरचना है, लास्ट रीट के पेपर में जो गणित विज्ञान के बच्चे हैं वो थोड़ा सा इसको बारीकी से देखें। किताब में बिल्कुल स्पेशल यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है और क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा गया था मैं एक बार उसकी बात करना चाहूंगा कि क्या हीरे को संश्लेषित करके भी बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। शुद्ध कार्बन का रूप, ठीक है, अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर अगर उसको हम उपचारित करें, बात समझना कि शुद्ध कार्बन, बिल्कुल प्योर कार्बन, वेरी प्योर कार्बन, प्योर कार्बन की बात कर रहा है ये। प्योर कार्बन को अगर उच्च ताप और दाब पर उपचारित करें तो वो हीरे में बदला जा सकता है, हीरे का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो ये हीरा होता है इसकी एक छोटी सी कमी होती है और ये है इसका जो साइज है, साइज इसका छोटा होता है। और बड़े हीरे की बात करें या फिर हम प्राकृतिक हीरे की बात करें तो उसका साइज बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये प्राकृतिक जो हीरा है उससे अभेदनीय होते हैं। ओके, आगे की बात करें, एक फुलरिन, फुलरिन कार्बन का अपर रूप है और इसकी सी साइड के रूप में पहचान की गई थी। और कार्बन के परमाणु जो है फुटबॉल के रूप में, लाइक एज ए फुटबॉल। ठीक है, देखो बिल्कुल चारों बगल से लग रहा होगा कि जैसे फुटबॉल है। अब इसमें पंचफलक और षष्ठ फलक दो प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं। ठीक है, तो दोनों जो व्यवस्थाएं हैं वो मिलके एक तरीके से ये फुटबॉल जैसी संरचना बनाते हैं। ठीक है, और फुटबॉल जैसी जो संरचनाएं बनाते हैं तो इस कारण, और इसका जो डिजाइन था वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे फुलर, आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन की गई एक गुम्मद थी और गुम्मद का नाम था जियोडेसिक गुम्मद। इसलिए इस अणु का नाम, ये कार्बन का अणु है, कार्बन का अपर रूप है और इसका नाम रख दिया गया है फुलरिन, नाम रख दिया गया है। ठीक है, यहां से आगे हम बात करें, प्रश्न हमारे सामने है मौजूद, बहुत ही अच्छा प्रश्न। यहां पर देखें, एक बार प्रश्न को देखें कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इसकी क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की देखें तो कुछ इस तरीके से इसकी बिंदु संरचना हमको दिखाई देगी। देखो कार्बन बीच में, और कार्बन के साथ में अगर हम बात करें कि कार्बन की जो संयोजकता है वो संयोजकता है 4। ओके, कार्बन की 4 संयोजकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए। पड़ोसी कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी अष्टक पूरा करने के लिए। और ऑक्सीजन यही काम करता है कि ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन से कुल मिला के इस प्रकार के बिंदु नुमा जो संरचना बनेगी वो बिंदु संरचना कहलाएगी। अगर हम एक बार और पुनः बात में देखें, कार्बन का जो है वो अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, यानी कि कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए? डबल बॉन्ड का निर्माण किया है, सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहां पर की गई है। आगे अगर हम देखें ऑक्सीजन का रोल क्या रहा है और ऑक्सीजन ने का अष्टक कैसे पूर्ण हुआ है, देखो अष्टक पूर्ण इसका ऑक्सीजन का इस तरीके से हुआ है।
ठीक है, इसको हम लुईस स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, लुईस संरचनाएं भी हम कह सकते हैं। आगे के लिए अगर आप देखें, अगला प्रश्न हमारे सामने मौजूद है कि सल्फर के 8 परमाणुओं से बने अणु, ठीक है, सल्फर जो है वो 8 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसलिए सल्फर के अगर मैं कहूं कि एक अणु में सल्फर के में 8 परमाणु होते हैं। सल्फर, सल्फर सब जानते हैं, सल्फर धातु है, नाम सुना होगा, देसी नाम इसका गंधक, ठीक है। गंधक पोटास दीपावली पे जलाया जाता है ना, तो पोटास और गंधक को दोनों को मिला के, तो सल्फर के 8 अणुओं से बने सल्फर का अणु, सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु होते हैं। इसी प्रकार ध्यान रखना आप, थोड़ी सी कक्षा 9th की बात है कि जो फास्फोरस होता है उसके एक अणु में 4 परमाणु होते हैं। यहां पर अब इस अणु की बिंदु संरचना क्या होगी, ठीक है, संकेत दिया हुआ है कि सल्फर के परमाणु 8 परमाणु के द्वारा एक अंगूठी के रूप में जुड़े हुए होते हैं। तो इसकी अगर हम संरचना को देखें तो देखिए, ये इसकी जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की रहेगी। 8 परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करते हुए, ठीक है। एक परमाणु की अगर मैं बात करूं तो एक परमाणु देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टक को पूर्ण किए हुए है। नंबर 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु, 5 6 7 और 8 परमाणु आपके बिल्कुल अंगूठी नुमा संरचना बनाए हुए हैं। देख लो अंगूठी किस तरीके से रहेगी भाई, इस तरीके की अंगूठी रहेगी, ये एस, ये एस, ये एस, ये एस, ये एस, ये एस, ये एस और ये एस, ऐसे करके 8 एस जो है वो आपस में अष्टक पूर्ण करेंगे, ठीक है। हाथ की अंगूठी का जो डिजाइन होता है इसलिए, लेकिन एक दूसरी संरचना में और ये मिलता है बिल्कुल, जिसको क्राउन शेप स्ट्रक्चर्स कहते हैं। जैसे कि किसी रानी राजा का जो ताज बनाया जाता है ना, ताज, क्राउन, ठीक है, क्राउन, क्राउन संरचना। और क्राउन संरचना ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट्स है। और आगे कि किस प्रकार से अणु इसके, यहां पर भी देखो सल्फर सल्फर के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो रही है, तो सिंगल बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। बिल्कुल इजी है। अगर हम क्राउन बनाएं तो देखो एस एस, ऊपर एस एस, यहां एस, यहां एस, अब कोने का एस, ये लाइक एज ए क्राउन स्ट्रक्चर्स आपके सामने मौजूद है। आज हम यहां से आगे की बातें हम सीखेंगे और बहुत ही अहम बातें जो हम सीखेंगे आज कि कार्बन और कार्बन के गुण क्या क्या हैं। कार्बन की जो प्रकृति है वो बिल्कुल सर्वतोमुखी प्रकृति है, सभी से दोस्ती करने वाला ये तत्व है। और अगर इस तत्व की अगर हम आगे बात करें कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा ये सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, ठीक है। और हमने अभी मीथेन की संरचना को देखा है, मीथेन की संरचना CH4 मीथेन की संरचना है अध्याय के आरंभ में। और हमने बहुत सी कितनी सारी वस्तुओं को हमने गिना था कार्बन की बनी हुई है, ठीक है। और मैंने भी बताया था कि सुबह से लेकर अगर हम शाम तक अगर ज्यादातर कंपाउंड यूज कर रहे हैं तो वो कार्बन के कंपाउंड्स यूज कर रहे हैं, यानी कि कुल मिला के कार्बन की जो प्रकृति है, नेचर है, उसकी सर्वतोमुखी प्रकृति को दर्शाए हुए है, ठीक है। कार्बन से हम लोग भी बने हुए हैं, हमारी जो पूरी बॉडी है वो भी कार्बन का ही अहम हिस्सा है। और देखा गया कि भैया रसायनों ने देखा कि गणना की यार कार्बन के कितने सारे यौगिक हैं, तो मिलियन ऑफ कंपाउंड आर प्रेजेंट ऑफ मिलियन, यानी 10 लाख से ऊपर जो पूरी दुनिया के पदार्थ हैं उनमें कार्बन के यौगिक मौजूद हैं, यानी इतनी बड़ी संख्या में, ठीक है। तो एक साथ रखने में भी अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उनसे भी कहीं अधिक है। अगर पूरी जितने भी तत्व हैं प्रकृति में मौजूद, अगर उनको जोड़ दें और इधर कार्बन के तत्वों को जोड़ दें तो कार्बन के तत्व सबसे ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों है? और केवल ये कार्बन में ही गुणधर्म मिलता है और किसी तत्व में नहीं। क्या मामला है? और मुख्य मामला है, यहां पर 2 कारण हैं। एक तो है सहसंयोजी बंध मिलने का कारण, और यह बड़ी संख्या में यौगिक की बनाने की क्षमता होती है। सबसे बड़ा अहम पॉइंट कि कार्बन की जो सहसंयोजी बंध की प्रकृति है
वो बड़ी संख्या में यौगिक बनाने के लिए ये व्यवस्था दर्शाता है। पहला कारण कि पहला कारक क्या है, कार्बन कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ में बनाने की एक अद्वितीय क्षमता रखता है और बड़ी संख्या में ये अणु बनाता है और उस पावर को कहते हैं कैटिनेशंस पावर। यानी कि सबसे अहम बात है कि कार्बन में एक गुण है और उस गुण का नाम है श्रृंखलन गुण। यानी वो कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के बहुत बड़ी लंबी चेन बना सकता है, लाखों करोड़ों तो की संख्या में। जैसे गिनतियां कभी खत्म नहीं होती, ऐसे कार्बन की गिनती भी आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जो ये लंबी श्रृंखलाएं हैं और विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला और वलय के रूप में भी ये व्यवस्थित रह सकता है, श्रृंखलन प्रवृत्ति, ठीक है। यानी कुल मिलाके यानी अन्य परमाणुओं के साथ में ये दूसरे अपने जैसे परमाणु या दूसरे परमाणुओं के साथ में ये जुड़ जाता है, श्रृंखला बना लेता है, चेन बना लेता है ये। और जब चेन भैया बनती जा रही है तो खुद देख लो आप कि चेन जो बन रही है तो वो बहुत सारे यौगिक बनाएगा, ठीक है। साथ ही कार्बन के परमाणु एक, द्वि और त्रि आबंध से भी जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। कार्बन के जो परमाणु हैं वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों प्रकार के बॉन्डों का वो निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। कार्बन परमाणुओं के जो बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाएंगे, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उनको कहेंगे हम संतृप्त यौगिक, ओके। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे जो यौगिक होंगे उनको हम कहेंगे असंतृप्त यौगिक, ठीक है। बात समझ लें कि द्वि और त्रि आबंध वाले जो यौगिक हैं वो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन यौगिकों की जिस सीमा तक श्रृंखला का गुण पाया जाता है, ठीक है, वह किसी और तत्व में नहीं मिलता, ठीक है। कार्बन के अलावा और कोई तत्व की इतनी पावर नहीं है कि जो इसकी जो ये पावर है, कौन सी पावर, श्रृंखलन पावर, ठीक है, कैटिनेशंस पावर, यानी जुड़ने की जो क्षमता है वो कार्बन की बहुत ही शानदार है। वह किसी तत्व और तत्व में नहीं मिलती है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिसमें 7-8 परमाणु तक की श्रृंखला होती है, ठीक है। सिलिकॉन और हाइड्रोजन के यौगिक बिल्कुल दिमाग में रख लें भैया, एनसीईआरटी की किताब ये प्रश्न छप चुका है काफी बार कंपटीशन एग्जाम के लिए कि सिलिकॉन और हाइड्रोजन के जो यौगिक हैं। अच्छा, आप लोगों को पता होगा सिलिकॉन अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। और इसका उपयोग कहां पर होता है, विशेषकर सौर पैनल बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग होता है, ठीक है। इसकी अगर श्रृंखला को अगर देखा गया तो इनकी श्रृंखला 7 से 8 अणुओं तक की श्रृंखला हो गई, लेकिन अधिक अवक्रियाशील थे। लेकिन अगर इसके विपरीत देखें कि कार्बन कार्बन का जो बंध था वो प्रबल था, इसलिए यह एक स्थायी यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। तो पहली जो बात आई और पहली बात ये आई कि भैया कार्बन इतने सारे यौगिक बनाता कैसे है, तो पहला काम हो गया, पहली प्रकृति इसकी हो गई कि ये श्रृंखला बनाता है, ठीक है। अब भाई श्रृंखला तो और तत्व भी बना सकते हैं, बिल्कुल देखे गए हैं, सिलिकॉन और हाइड्रोजन वाले यौगिक देखे गए, लेकिन बहुत ज्यादा क्रियाशील है। लेकिन ये कार्बन जब कार्बन के साथ में श्रृंखला बनाएगा वो प्रबल बंध बनाएगा, और प्रबल बंध इतना स्थायी होता है कि यौगिक भी स्थायी होते हैं, ठीक है। इसलिए हमको इस प्रकृति में विभिन्न प्रकार के अनेक यौगिक हमको दिखाई दे रहे हैं। मैं बात करूं चीनी की, साबुन की, कपड़ों की, तुम्हारे नाखूनों की, ठीक है। अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स की, अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स की, ठीक है, अगर बात करूं वसा की, लिपिड्स की, अगर इनके भीतर के तत्वों को देखें तो बहुत अंदर की बात है कि उनमें कार्बन मौजूद रहेगा, ओके, ठीक है। दूसरी बात कि जो कार्बन है उसकी संयोजकता 4 होती है, 4 वैलेंसी। कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है। और यह अन्य एक
संयोजक तत्वों के साथ में भी जुड़ने की क्षमता रखता है। ठीक है, यानी कि कार्बन 4 अलग अलग से भी जुड़ सकता है, डबल वाले से भी जुड़ सकता है और कार्बन ट्रिपल वाले से भी जुड़ सकता है भाई। ओके, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाता और इसके पीछे एक ही रीजन है। अगर जहां ये 4 बॉन्ड बना लेगा, होगा क्या? नेचर खत्म हो जाएगी इसकी। कौन सी नेचर? श्रृंखलन प्रवृत्ति। बिल्कुल बेटा दिमाग में समझ लें। कभी क्वेश्चन अगर आपको पास में आया हो कि भैया इस कार्बन और इस कार्बन ने आपस में 2 कार्बन है और इन 2 कार्बनों का यौगिक अगर कोई बना तो C2 बन गया भाई। अरे हम कहें भाई C2 अणु बन सकता है क्या? देखो सोच के देखो, C2 अणु। अरे इस कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, इस कार्बन के पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ऐसा ये करेगा तो यहां पर इसकी श्रृंखलन प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कार्बन 4 अन्य परमाणुओं के साथ में भी एकल संयोजी तत्वों के साथ में जुड़ सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन अनेक तत्वों के साथ में कार्बन के यौगिक बनते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन का यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन के यौगिक मुख्य रूप से एमीन। अगर हम आगे की बात करें प्रोटीन्स, ठीक है, कार्बन सल्फर, कार्बन क्लोरीन, अन्य तत्वों के साथ में ये जुड़ के यौगिक बनाता है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें, ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व पर भी निर्भर करते हैं। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ में कार्बन द्वारा बनाए गए जो आबंध हैं वो प्रबल होते हैं। अरे भैया, जो अगर प्रबल बंध बनेगा तो यौगिक स्थायी रहेगा। ठीक है, और इसके फलस्वरूप में ये जो यौगिक है वो स्थायी रहेगा। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों का निर्माण, एक कारण इसका छोटा आकार भी है, ये ज्यादा बड़े आकार का नहीं है, कार्बन छोटे आकार का है। और इलेक्ट्रॉन के स्वाभाविक जो नाविक वो है इलेक्ट्रॉन्स युग्म, वो नाभिक की मजबूती से भी पकड़े हुए रहते हैं। और बड़े जो परमाणु वाले तत्व हैं वो आबंध अगर बना रहे हैं तो वो दुर्बल आबंध बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो साइज छोटा है। अगली बात, आगे की बात हम देखें तो बेटा यहां पर 2 बातें बहुत अच्छी उभर के आई हैं कि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ में जो बंध बना रहा है वो बंध मुख्य रूप से प्रबल होता है, स्थायी होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, सिलिकॉन की भी संयोजकता 4 होती है, लेकिन कार्बन जैसी व्यवस्था उसके पास नहीं है। ठीक है, क्यों? अगर हम देखें कार्बन की, अगर आगे की बात करें, एक संरचना के आधार पर देखें कि कार्बन जो है वो देखो, कार्बन का जो साइज है वो ज्यादा बड़ा नहीं है कार्बन परमाणु का, लेकिन उसमें जो 2 कोष मिल रहे हैं उसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी जो संयोजकता रहेगी वो संयोजकता इसकी 4 रहेगी। ओके, कुछ विशेष बात कि कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे। कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षणों, एक तो संयोजकता, और कौन सी संयोजकता है? 4 कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। ठीक है, अगली बात कैटिनेशंस पावर, इससे बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु और परमाणुओं के समूह विभिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। अतः यह समझा गया है कि कार्बनिक यौगिक तथा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। अर्थात यह माना गया है कि संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति अनिवार्य है। ठीक है, 1828 में वोल्कर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित कर दिया। अच्छा, कहा भी जाता है, प्रश्न भी पूछा गया है कि फर्स्ट कार्बनिक यौगिक किसको कहा गया है? तो ध्यान रखना, पहला कार्बनिक यौगिक जो संश्लेषित किया गया था उसका नाम है यूरिया। ठीक है, जिसका सूत्र होता है NH2CONH2। ओके,
किसने बनाया था? वोलर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ये दिल्ली पुलिस वाले जो बच्चे हैं, इस प्रश्न को बिल्कुल दिमाग में याद रख लें कि कार्बन का बना हुआ संश्लेषित पहला यौगिक किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर ने बनाया था, और इस यौगिक का नाम क्या था? यूरिया था। और इसने, ठीक है, ये प्रमाण कर दिया कि भैया जो कार्बन के यौगिक हैं वो प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते, केवल शरीर में बनते हैं कार्बनिक यौगिक, या चाहे वो किसी भी बॉडी हो, जीवित सजीव जो है उसमें वो कार्बनिक यौगिक बनते हैं। इस बात को इन्होंने, जो वाइटल थ्योरी थी, जिसे वाइटल थ्योरी कहा जाता है, जिसे जीवन शक्ति कहा जाता है, उसको इन्होंने असत्य साबित कर दिया। ठीक है। और कार्बाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, यहां पर हम मीथेन की संरचना को समझ चुके हैं। आगे थोड़ी सी बात करें कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्या। तो अगर हम उसकी बात करें तो देखें एक बार कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक हैं उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जाता है भैया? हाइड्रोकार्बन उनको कहा जाता है। और जो हाइड्रोकार्बन हैं, उन हाइड्रोकार्बन में मुख्य रूप से अगर हम आगे के लिए देखें कि उनका जो वर्गीकरण देखें, तो वो वर्गीकरण जो है, देखें पहले किताब से समझे, फिर उसके बाद में मैं डायरेक्ट समझा दूंगा कि मीथेन की संरचना हम पहले से ही समझ चुके हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले अन्य जो यौगिक हैं जिनका सूत्र C2H6 है, सरल कार्बनिक यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। फिर कार्बन की शेष संयोजन को संयुक्त करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है। और इन चरणों से, निम्नलिखित चरणों से एथेन की संरचना को हम प्राप्त करते हैं। आगे देखो भैया, एथेन की संरचना कैसी है। इस तरीके की एथेन की संरचना है। देखें एक बार वापस, दिख रहा होगा एथेन। प्रत्येक कार्बन की 3 संयोजकताएं असंतुष्ट रहती हैं क्योंकि एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है। और 3 असंतुष्ट है, अतः प्रत्येक आबंध जो है 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में जोड़ा जाता है। देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन जो है वो 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन की 4 संयोजकताएं पूरी होती हैं, और इसी को हम एथेन की बिंदु संरचना भी कहते हैं। ठीक है। पॉइंट स्ट्रक्चर्स, बिंदु संरचना या लुईस संरचना। देखो भैया, अष्टक पूरा है इस कार्बन का, उस कार्बन का भी, और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इस अणु का जो शुद्ध नाम रहेगा वो C2H6 रहेगा। एथेन इसको हम कहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार प्रोपेन की संरचना भी चित्रित हम कर सकते हैं, C3H8। तो ये संतृप्त हैं। ओके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। अब संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम देखें एक बार। असंतृप्त में देखो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ओके, अब मुख्य रूप से बात करें हम यहाँ पर कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कहाँ से आया है, इसी मैटर पर हम आगे के लिए बात करते हैं कि वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं उन यौगिकों को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है। क्या कहा जाता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब सुन लो भी, हाइड्रोकार्बन यानी उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक। अब हाइड्रोकार्बन का अगर वर्गीकरण देखें पढ़ने के हिसाब से, तो 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण है। नंबर 1 है लंबी श्रृंखला वाले। अभी हमने देखा है 2 गुण, हमने देखा है कि 2 गुण कौन कौन से देखे भाई। पहला गुण तो ये देखा है कि जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन से जुड़ सकता है, अन्य कार्बन से जुड़ सकता है, और उसमें एक पावर मिलती है। ठीक है। और पावर कौन सी मिलती है? कैटिनेशन पावर मिलती है। ठीक है। और लंबी जो श्रृंखला है वो बनाने वाले यौगिक मिलेंगे। हाइड्रोकार्बन जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक तो लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और दूसरा है चक्रीय संरचना वाले हाइड्रोकार्बन।
ओके, दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन हो गए, एक तो लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और दूसरा चक्रीय श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। लंबी श्रृंखला में तो सीधा सीधा सा है भैया, कार्बन 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 लंबी श्रृंखला बनाएगा, शुरुआत एक से आगे आगे होती जाएगी। ओके, अब सुनो बेटा, यहां पर लंबी श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन हैं उनको आगे दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध मिलेगा, बिल्कुल कार्बन और कार्बन के बीच में यहां पर एकल बंध मिलेगा भैया। ठीक है, और एकल बंध जो मिल रहा है यहां असंतृप्त में भी, असंतृप्त में दो काम हो जाएंगे। कौन कौन सा काम हो जाएगा? हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध हो? ट्रिपल बॉन्ड। और मैंने तुमको बता चुका हूं कि कार्बन कार्बन के बीच में चार बंध क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि इसकी जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, कौन सी प्रकृति? श्रृंखलन प्रवृत्ति, वो खत्म हो जाएगी। वो खत्म होने के कारण कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में कुल मिला के वो चार बॉन्ड का निर्माण नहीं करेगा। ठीक है, या तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध मिलेगा भैया? सिंगल बंध मिलेगा, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। सिंगल बंध वाले, एकल बंध वाले यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहा जाता है, जिसे हम जस्ट अभी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, और कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के यौगिकों को क्या कहा जाएगा? असंतृप्त यौगिक कहा जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसके अंतर्गत आता कौन है, तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसके अंतर्गत सजातीय श्रेणी जो आती है वो सजातीय श्रेणी आती है एल्केन की। ओके, किसकी आती है भैया? एल्केन की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में सजातीय श्रेणी जो चलेगी वो चलेगी अपनी, अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन की, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन की सजातीय श्रेणी चलेगी। ठीक है, अब आगे की बात, अगर हम आगे देखें, हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन को पढ़ रहे हैं, एक बार वापस देख लो। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, लंबी श्रृंखला वाले और चक्रीय संरचना वाले। ओके, अब देखो बच्चों कि लंबी श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन है वो दो भागों में बांटे गए, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध मिलेगा? सिंगल बॉन्ड मिलेगा भाई। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध मिलेगा? सिंगल बंध मिलेगा। ठीक है, और असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। थोड़ा सा आगे और बढ़े, अगर हम बात करें कि एल्केन के अंतर्गत कौन कौन आता है, कौन कौन सी सजातीय श्रेणी आएगी, अभी मैं बात करूंगा सजातीय श्रेणी किसे कहेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा पॉइंट समझे कि सजातीय श्रेणी वे होती हैं जब दो क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है, बस। या मैं अणुभार की बात करूं तो यहां पर 14 अणुभार का अंतर दो क्रमागत तत्वों में रहेगा। अब समझ लो बेटा एक बात, एल्केन की जो सजातीय श्रेणी है उसका जो फॉर्मूला होता है वो उसका फॉर्मूला है CnH2n+2। ओके, इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10वीं वाले बच्चे यहां पर ध्यान दें। लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को पढ़ रहे हैं, दो प्रकार पढ़ रहे हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में एक आता है, केवल एल्केन आता है, और एल्केन की सजातीय श्रेणी का सूत्र क्या है? CnH2n+2 होता है। अगर मैं बात करूं एल्कीन का, एल्कीन की जो सजातीय श्रेणी है उसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। और अगर मैं आगे की बात करूं कि एल्काइन की सजातीय श्रेणी का सूत्र क्या है, तो CnH2n-2 होता है। ओके, आगे की तरफ देखें, बात समझना, यहां से डेफिनेट प्रश्न आता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। अब एल्केन में देखें बेटा, यहां पर हम N की वैल्यू 1 पुट कर दें
अगर n की वैल्यू 1 पुट अगर हम कर देते हैं तो देखें n की वैल्यू 1 पुट करने पर यहां पर C1 H 2 गुणा 1 प्लस 2, यानी कि फाइनल सा अगर मैं देखूं इसको तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH4। ओके, अब एक चीज और बेटा समझ लो, अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन का यदि आपको नंबर मिल जाए 1 तो उसको मैथ कहते हैं, अगर कार्बन का 2 नंबर हो तो उसको एथ कहते हैं। अरे ध्यान रखना, सबसे पहले अगर तुम पढ़ते हो सबसे ज्यादा किसको पढ़ते हो? मैथ को पढ़ते हो ना, ठीक है, किसको पढ़ते हो? मैथ को। मैथ कठिन है, तो शुरुआत यहां से 1 नंबर से हो गई भाई। अगर इसका नाम मुझे लिखना हो तो एल्केन में जो अनुलग्न लगेगा नाम के पीछे वो एन लगेगा। ओके, अब मुझे इसमें बताओ, एन जुड़ रहा है, एल्किन की सजातीय श्रेणी में क्या जुड़ेगा? ईन जुड़ेगा, और यहां क्या जुड़ेगा? आयन जुड़ेगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं CH4, कार्बन का कितना है? 1 है। कार्बन की अगर 1 की बात करें तो इसका अगर हम नाम लिखें तो इसका नाम हो जाएगा, बोलो, कार्बन की संख्या 1 को क्या कहेंगे? मैथ। और अनुलग्न क्या लगेगा? इस फॉर्मूले से आया है तो ए, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मैथेन। बाद में समझ लो, एक बार वापस समझ लो। सजातीय श्रेणी के फॉर्मूले से अगर कोई हाइड्रोकार्बन निकला और पहला हाइड्रोकार्बन ये निकल गया CH4, इसका नाम क्या रहेगा? कार्बन की संख्या 1 को क्या कहेंगे? मैथ, 2 को एथ, 3 को कहते हैं प्रोप, 4 को कहते हैं ब्यूट, 5 को कहते हैं पेंट, ठीक है, 6 को कहते हैं हेक्स, 7 को कहते हैं ऑक्ट। काफी है, इतना ही काफी है, अपन को तो केवल 4, 5, 6 तक समझना है एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, हेक्स है आगे 8 को, नॉन डेक, अनडेक, डू डेक 11, 12 को ना, ठीक है, 17 भी होता है, 17, 18, 22, 55, उनके सबके नाम है, लेकिन आपके लिए केवल 5 या 6 तक नाम याद कर लो, वो काफी है। तो गिनती एक तो ये याद रखनी है, मैथ, एथ, प्रॉप, व्यूट। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां असंतृप्त में पहला जो तत्व होगा, मैं कहूं कि यहां पर मैथीन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारी कंडीशन है कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बंध चाहिए भैया? डबल बॉन्ड। अरे एक कार्बन मैथीन थोड़ी बनाएगा भाई, एक दूसरा कार्बन भी तो चाहिए। तो यहां पर जो शुरुआत होगी वो कार्बन n बराबर 2 से शुरुआत होगी भाई। n बराबर कितने से शुरुआत होगी? 2 से। और 2 से जो शुरुआत होगी, ठीक है, तो 2 के आधार पर हम जैसे यहां पर देखें कि अगर n बराबर अगर हम 2 रख दें, n बराबर कितना रख दें हम? यहां पे 2 रख दें, और n बराबर 2 रखें तो देखो C2H, 2 दूनी 4 और 2 कितने हो गए? 6। ओके, इसका नाम क्या होगा? एथ। अरे 2 को क्या कहेंगे? एथ। और क्या जुड़ेगा? एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? C2H6 का एथेन। अब यहां मैथीन तो आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, अब कार्बन एक तो रहेगा नहीं, 2 के बीच में चाहिए। अब 2 के बीच में तो शुरुआत कहां से हो जाएगी इसकी? नंबर 2 से, ठीक है। अरे ऐसे मान लेना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 नंबर ही है, और इस प्रकार ये भी यही इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो यहां पे भी अगर मैं बात करूं मैथाइन, अरे नहीं होगा भैया, ठीक है, पहली बात। यानी असंतृप्त की शुरुआत कितने नंबर से होगी? 2 नंबर से होगी, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करूं बिल्कुल, अगर C2H6 को मैथेन कहा है तो इधर देखो बेटा, C3, C2 और H, बोलो 2 दूनी कितना? 4। नाम देखें हम उसका, 2 को क्या कह दिया है यहां पर? एथ, और इन जुड़ गया
तो एथी। ऐसे ही C2H2, 2 दूनी 4 और 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2। इसको कहेंगे हम, बोलो 2 को क्या कहते हैं? एथ। यहां से उठाए और ये आयन जुड़ना है तो ये क्या हो जाएगा? एथाइन। ओके, या एथिलीन भी इसको कह दिया जाता है। आगे की क्लासों में पढ़ोगे, फलों को पकाने में काम आने वाली चीज है ये, ठीक है। अगर हम आगे का मामला देखें, यदि हम अब रख दें भैया n बराबर 3, अब देखो बेटा, हम n बराबर 3 रख के सॉल्व करने सबको। इस फॉर्मूले में 3 रखा तो C3H, 3 दूनी 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8। इसका नाम बता सकते हो 3 को क्या कहते हैं? प्रोप और एन, क्योंकि इस फॉर्मूले से निकला है एल्केन वाले से। आगे देखें C3H, बोलो कितना? 6, प्रोपीन। ओके, अगर यहां पर हम देखें C3H, बोलो 3 दूनी n की जगह पे 3 रखा तो C3 हो गया। 2 गुणा 3 कितने हो गए? 6, और 6 में से 2 गए तो भैया जी कितने बचे? 6 में से 2 गए तो 4। अब इसका अगर हम नाम देखें तो C3 को कहते हैं भैया प्रोप और आयन, प्रोपाइन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइन। ओके, अब हम देखें 4 को, कार्बन की संख्या 4 डाल के देखो भैया, n बराबर 4। अब देखो n बराबर 4 के लिए क्या हो जाएगा बताओ भाई? C4H, बोलो 10। भाई 4 दूनी 8 और 8 में 2 जुड़ गया तो कितना हो गया? 10 हो गया। नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ओके, आगे देखो C4H, बोलो भैया 4 दूनी 8, ब्यूटीन। आगे के लिए देखो C4, 2 चौके 8, 8 में से 2 गए तो बचे कितने? हाइड्रोजन के कितने बचे? 6, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। ओके, आगे देखें n बराबर 5 अगर हम लें और n बराबर 5, C5H12, नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। C5H10, पेंटी। और बता दो C5 और H8, पेंटाइन। आगे की कहानी n बराबर 6, अरे n बराबर 1000 तक ले सकते हो यार, बीतेंगे ही नहीं, लेकिन 10वीं की किताब के हिसाब से 5 तक याद जरूर होने चाहिए। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, कार्बन 1 को वापस एक बार 2-3 बार लिख लेना, इसको याद हो जाएगा। मैथ, कार्बन की संख्या 2 एथ, कार्बन की संख्या 3 प्रोप, कार्बन की संख्या 4 को ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 को पेंट, ठीक है, और कार्बन की संख्या 6 को हेक्स। तो बता दो भैया C6H14 हेक्सेन, C6H12 हेक्सीन। और अगर हम बात करें C6H10, ये क्या हो जाएगा? हेक्साइन, बिल्कुल ठीक है। अब देखें बेटा, यहां से आगे की बात ऐसे ही, हेक्टेन के बाद में हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन, ठीक है, ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन, नोनीन, नोनीन, नोनाइन, डेकेन, डेकीन, डेकाइन।
11, 11 को क्या कहेंगे? अनडेकेन, अनडेकेन। ठीक है, तो फिलहाल कक्षा 10 के हिसाब से बिल्कुल इजीली मामला है यहां तक का। अब थोड़ी सी इनकी संरचना देखें। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं, मुझे C3H8 की संरचना बनानी है। बिल्कुल इजी है संरचना बनाना। इधर देखो कितने कार्बन बनाने हैं? 3। तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये क्या है? एल्केन है। अरे वास्तविक अगर इसका नाम देखें तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। भाई C3H8 को प्रोपेन ही तो बोलूंगा मैं। हाँ, अगर ये हाइड्रोजन कम हो गए, मैं कहूं कि मैं तो भाई ये कह रहा हूं C3H6 इसको प्रोपेन बोलूं, नहीं बोल सकता भाई। फॉर्मूले के आधार पर निकलेंगे, वो ही हमें बोलना पड़ेगा। अब यहां पर मुझको ये CnH2n से निकला है तो ये प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी संरचना अगर हम बनाए तो यहां कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन जोड़ना है आपको, तो हाइड्रोजन बिल्कुल कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। देखो प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 हो जाएगी। नॉर्मली अगर हम संकीर्ण रूप में अगर हम इसको लिखें तो ये संरचना बनी है प्रोपेन की। ओके, अगर मैं बात करूं ब्यूटेन की तो इसकी जो संरचना बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, यदि मैं बात करूं पेंटेन की तो जो पेंटेन की संरचना बनेगी उसमें कार्बन 5 रहेंगे। आप कोशिश करना, बना के देखना। हेक्सेन की बात करूं तो हेक्सेन के लिए कार्बन के कितने बनेंगे भैया? 6 बनेंगे। ठीक है, अब एक चीज यहां पर देख लेना कि यदि 2 क्रमागत तो सदस्यों को लूं मैं, ये और ये क्रम वाले हो गए, ये और ये क्रम वाले हो गए, मैं कहूं कि भैया ये और इसका क्रम या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। ठीक है, 2 क्रमागत सदस्यों को पकड़ लो और जिसमें जिसका अंतर आएगा वो एक ही सीरीज का कहलाएगा और इसे कहेंगे होमोलोगस सीरीज। यानी समजातीय श्रेणी या सहजातीय श्रेणी। तो सहजातीय श्रेणी की परिभाषा क्या रहेगी कि 2 क्रमागत सदस्यों में, ठीक है, 2 क्रमागत हाइड्रोकार्बन में, बात हाइड्रोकार्बन सीख रहे हैं तो 2 क्रमागत हाइड्रोकार्बन में अगर CH2 का अंतर है, मैं देखो अगर मैं इसमें और इसमें देखूं तो देखो इसमें और इसमें अगर इसको हटा दूं तो वापस ये प्राप्त हो सकता है। ओके, 2 क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर रहेगा, उस सीरीज को कहा जाएगा कौन सी? सजातीय श्रेणी कहा जाएगा। अब बात करता हूं प्रोपीन की। अगर मुझे संरचना बनानी है तो मैं कैसे संरचना इसकी बनाऊंगा? देखो बेटा, कार्बन कार्बन कार्बन। ओके, अब ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच में आपको प्रोपीन है, डबल बॉन्ड लगाना है, एक ही जगह पे लगा दो। बाकी की जगह पे सिंगल बॉन्ड ही लगाना पड़ेगा दूसरे कार्बन के बीच में, वहां डबल बॉन्ड नहीं लगाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना इसको। अब देखो बेटा, यहां मुझे हाइड्रोजन जोड़ने हैं तो एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। यहाँ पर यहां एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहां पर बोलो कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे? 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे कार्बन की संयोजकता 4 को पूरा करना है। ठीक है, इसलिए मैं इस सूत्र को कैसे भी लिख सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये प्रोपीन की संरचना है। अब देखें आगे प्रोपाइन की संरचना। प्रोपाइन और प्रोपाइन की संरचना को अगर हम देखें, C3 और H कितना होता है? 3 दूनी 6 और 6 में से 2 गए तो कितना होता है? 4। ठीक है, कार्बन के कितने बनाए? 3। एक जगह पर लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, लग गया, बाकी का आएगा सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। अब इससे हाइड्रोजन जोड़ो भाई, कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? यहाँ मैक्सिमम 1 हाइड्रोजन। यहाँ कितना? यहाँ एक भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। यहाँ कितने हैं? 3। गिन लो सबको, 1 0 3। ये जो अणु हो गया ये प्रोपाइन की संरचना हो गई। ठीक है,
इसी प्रकार से हम संरचना बना सकते हैं ब्यूटेन की, ब्यूटीन की, ब्यूटाइन की। ठीक है, कोशिश करना, बना के देखना। ओके, तो ये जो बात हुई वो सजातीय श्रेणी से संबंधित रही, हाइड्रोकार्बन से संबंधित रही। ठीक है, हम यहां से आगे आगे अगर हम देखें आगे की जो बात है उसे हम चक्रीय हाइड्रोकार्बन के रूप में देखें एक बार वापस, कि ये तो हो गई लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। ओके, अगर हम बात करें कि दूसरा जो प्रकार था, और दूसरा जो प्रकार था वो हाइड्रोकार्बन का जो प्रकार था वो बता रहा था कि भैया चक्रीय हाइड्रोकार्बन और होते हैं। और चक्रीय हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं एक बार वापस देखेंगे कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन के लिए अब मुख्य रूप से मुझे बताओ भाई, एक कार्बन चक्र बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। दो कार्बन चक्र बना सकता है क्या? नहीं बना सकता भैया। और तीन कार्बन बिल्कुल बना सकते हैं। मैं कहूं कि मैंने माचिस की तीली रखी है मेरे पास में, तो कितनी माचिस की तीली जुड़ के चक्र बना सकती है? तो कम से कम कितनी? तीन माचिस की तीली मिलके चक्र बना सकती है। ओके, या मैं कहूं कि मुझे पेन से, अकेले पेन से चक्र बनाना नहीं बनेगा ना, इधर मोड़ू इधर मोड़ू इधर मोड़ू। मैं कहूं कि मुझे दो पेनों से चक्र बनाना है, भैया नहीं बनेगा, मुझे कम से कम तीन पेन की आवश्यकता होगी चक्र बनाने के लिए। ठीक है, तो जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन है उसमें क्या होता है कि जो कार्बन और कार्बन हैं उनके बीच में एक चक्र बन जाएगा भाई। ओके, और चक्र बनाने के लिए कम से कम कितने हाइड्रोकार्बन चाहिए? तीन। ओके, और देखो किस तरीके से चक्र बनाए, हम पहला चक्र बना रहे हैं, एक चक्र बन गया। अब देखो कार्बन से दो जुड़ गए हाइड्रोजन, इससे दो जुड़ गए, इससे दो जुड़ गए। या मैं इसको कहूं कि एक तरीके से त्रिभुजनुमा मान सकता हूं इसको, ये कोने उसके कार्बन को प्रदर्शित कर रहे हैं, और कार्बन ये कह रहा है कि मुझसे दो दो हाइड्रोकार्बन जुड़े हुए हैं, मेरी एक संयोजकता दूसरे कार्बन से। तो इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा, तीन कार्बन को कहते हैं प्रोपेन। अब यहां चक्र के लिए एक शब्द और जुड़ जाएगा, उसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब मुझे बताओ भाई, चार कार्बन जुड़ गए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल ब्यूटेन, नहीं साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसका नाम साइक्लोब्यूटेन। अगर मैं इसको समझूं तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, देखो बेटा चक्र बन गया, और इसीलिए इनको चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, आगे की क्लासों में आप पढ़ोगे। ठीक है, अच्छा आगे अगर हम देखें, पांच कार्बन की भी संरचना यहां पर बनाई जा सकती है। पांच कार्बन को क्या कहेंगे? साइक्लोप्रोपेन। ओके, और साइक्लोप्रोपेन का मतलब देखो, पांच कार्बन का चक्र, बिल्कुल पांच कार्बन का चक्र बन रहा है। ठीक है, यहां पर CH2 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 कितने हो गए? चार, और ये तो देखो पांच, यानी सर्किल बन गया एक तरीके से। तो सर्किल के लिए कम से कम कितने की आवश्यकता होती है चक्र बनाने के लिए? तीन कार्बन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चार वाले को क्या कहेंगे? ब्यूटेन कहेंगे। पांच वाले को क्या कहेंगे? पेंटेन कहेंगे। अगर मैं चक्र बनाऊं छह का, लो भैया, तो ये कहलाएगा, बोलो, साइक्लोहेक्सेन। ओके, ये बात हो गई चक्रीय हाइड्रोकार्बन की। अब हम एक स्पेशल केस देखेंगे, क्या ये असंतृप्त चक्रीय भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल। असंतृप्त जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन है उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है, उसका नाम है बेंजीन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन की तरह ही होता है, लेकिन आपको करना यह है, एक बॉन्ड छोड़ के इस तरीके की इसकी संरचना बनेगी। यदि हम इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाए, कार्बन के आधार पर बनाए, तो ये देखो, ओके, एक हाइड्रोजन माना, ये डबल बॉन्ड,
एक छोड़ के एक बॉन्ड लगाना है हमको। अब देखो प्रत्येक जो हाइड्रोकार्बन है, प्रत्येक कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो एक एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसका नाम रहेगा बेंजीन। 135 साइक्लो हेक्सीन जिसे हम कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? 135 साइक्लो और हेक्सीन, ठीक है। यानी कि ये असंतृप्त है। कैसा है बेटा? असंतृप्त, ठीक है। अगर मैं इसको भी बनाऊं तो ये भी असंतृप्त है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड आ गया तो साइक्लोप्रोपीन। आगे की क्लास में आप पढ़ोगे 11th और 12th में जाके इनके बारे में बहुत ज्यादा गहनता से। तो अगर पूछा जाता है, अर्धवार्षिक में पूछा गया, वार्षिक में भी पूछा गया काफी बार कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो देखो कार्बन के कितना है? 6 और हाइड्रोजन के 6। तो ये हो गए चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ओके, यहां से आगे की क्लास में मैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को बारीकी से सिखाऊंगा, ठीक है। आराम से इनको एक बार वापस देखें, आज के वर्गीकरण को समझें, वर्गीकरण के प्रकार को समझें। हाइड्रोकार्बन्स का मामला सीखा है आज हमने। एकदम एक बार वापस वीडियो को पॉज करके समझ के आसानी से आप बिल्कुल केयरफुली ढंग से, ठीक है, आप हाइड्रोकार्बन्स के बारे में सीख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।